तुमने देखी है। कॉम्प्लेक्स स्प्लिटिंग जो होती है, जे कपलिंग का उसमें क्या रोल है स्प्लिटिंग की वजह से, ये सब आप देख चुके हो। इसके बाद स्प्लिटिंग ट्री वगैरह देखने के बाद कुछ जो नॉन इक्विवेलेंसी आपने देखी, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू भी देखी। कल जैसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किया, आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भेजा भी था मैंने। बहुत ढेर सारे उसमें वैरायटी है क्वेश्चन की, जो शैम सीरीज है। तो उसको पढ़ने के बाद, क्योंकि इसमें आंसर्स भी दिए हैं, तो आई थिंक कि जो बच्चे सारे क्वेश्चंस में गए होंगे तो उनको काफी वैरायटी मिली है होगी प्रोटॉन एनएमआर की, जिसमें कपलिंग भी इंक्लूडेड है। तो उनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस होगा तो आप पूछ लीजिएगा, और अगर मैं उस टाइम पे नहीं बताई तो नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगी। तो स्टीरियोकेमिकल नॉन इक्विवेलेंस हम लोग ये देखा है कि जो अगर दो प्रोटॉन्स एक कार्बन पे रहते हैं वो एक दूसरे को स्प्लिट नहीं करते हैं, और अगर हम रिप्लेसमेंट कर दें हर एक प्रोटॉन का CH2 ग्रुप में, अगर कोई Z स्टीरियो आइसोमर है उसका, तो वो नॉन इक्विवेलेंट हो जाता है। इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि आप लोग ने देखा है कि जो अगर सिमेट्री जो है मॉलिक्यूल की, वो सिमेट्री बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है आपके नॉन इक्विवेलेंसी या इक्विवेलेंसी बताने के लिए। ठीक है, तो ये जो सिमेट्री के रूल्स हैं, ये हम लोग आराम से बहुत टाइम दे करके हम स्टीरियो केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो उसको पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स देख लेते हैं हम लोग। जैसे ये आपको पता भी है, पहले भी डिस्कस किया है कि अगर जैसे स्टायरिन है, उसके जो A B C तीनों प्रोटॉन है ये नॉन इक्विवेलेंट होते हैं। उसके बाद ये अगर आपका नॉर्मल सा साइक्लोपेंटेन है, उस साइक्लोपेंटेन में OH लगा हुआ है, तो आपके A B C D प्रोटॉन्स ये अलग अलग होंगे, और इनका रीजन आपको बताया था कन्फर्मेशन, क्योंकि एक्सियल और इक्वेटोरियल का अलग होता है और उस पर जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है वो अलग अलग आती है। इसके बाद यही रीजन है आपका जो नीचे थर्ड मॉलिक्यूल दिया है, जिसमें आपका ट्रियो और इरिथ्रो फैक्टर कर सकता है, लेकिन इसमें क्योंकि ये कायरल नहीं है, ये इनएंशियोटॉपिक आप इसको बोल सकते हैं। इनएंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स भी आपके अगर एक कोई भी एलिमेंट उसमें आ जाता है दूसरा, तो वो दो केमिकल शिफ्ट शो करते हैं। इसके बाद आपने देखा था कि ये जो कपलिंग होती है इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स की, ये आप 1 कपल्ड हाइड्रोजन है, 2 कपल्ड हाइड्रोजन है, 3 कपल्ड हाइड्रोजन है, जिसकी वजह से आपका जो पास्कल्स ट्रायंगल है उसके हिसाब से स्प्लिटिंग होती है, और कुछ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्पिन्स का, जिनकी वजह से नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स टूट जाते हैं, और जे की वैल्यू वो एक दूसरे के लिए बराबर होती है। अगर एक प्रोटॉन दूसरे बगल वाले प्रोटॉन को तोड़ रहा है, तो जो जे की वैल्यू होती है वो जे की वैल्यू आपकी सेम होती है। ये आपने कल क्वेश्चन में भी देखा था कि अगर इथाइल प्रोटॉन है, तो वो इथाइल प्रोटॉन प्रोटॉन का जो CH2 और CH3 है, जो दोनों एक दूसरे को तोड़ रहे हैं, तो उनके लिए जे की वैल्यू सेम आती है। अब क्या इफेक्ट पड़ता है आपका अगर टेम्परेचर हो, तो टेम्परेचर का रोल इन्वॉल्वमेंट होता है केमिकल शिफ्ट के ऊपर, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टम्बल करते हैं मतलब रोटेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। तो एनएमआर जो भी आपको मिलता है, एवरेज सिग्नल जो आपको मिल रहा है, जो प्रोटॉन्स आपके सिग्नल दे रहे हैं, वो एक एवरेज सिग्नल होता है, जो कि वो टम्बलिंग की वजह से वो शो कर रहा है। जो एक्सियल और इक्वेटोरियल प्रोटॉन्स हैं साइक्लोहेक्सेन के, ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं जब तक कि उसमें कोई भी दूसरा ग्रुप नहीं लगा होता है। तो यही चीज आपने साइक्लोपेंटेन में भी देखी कि अगर सिंपल साइक्लोपेंटेन होता है तो उसकी टम्बलिंग वगैरह इतनी ज्यादा इंटर कन्वर्टेबल, इतनी ज्यादा तेज रैपिडली वो इंटर कन्वर्टेबल हो सकते हैं कि वो सिंगल सिग्नल देते हैं। लेकिन अगर कोई भी उसमें सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, जिसकी वजह से उस सब्स्टिट्यूशन की वजह से वो इंटर कन्वर्ट इजीली नहीं हो पाते हैं, और उनकी जो केमिकल शिफ्ट है वो अलग आ जाता है। जो प्रोटॉन ट्रांसफर होता है OH और NH में, हम लोग बहुत दिन से देख रहे हैं कि इनकी जो केमिकल शिफ्ट होती है, ये स्प्लिटिंग इसकी बहुत आराम से नहीं होती है, उतनी तेज से नहीं होती है इसकी।
इसके जो एडजेसेंट प्रोटॉन्स हैं मॉलिक्यूल्स के, उनकी वजह से इनकी स्प्लिटिंग नहीं होती है क्योंकि ये एक्सचेंजेबल होते हैं। और नाइट्रोजन के केस में आपने देखा था कि ये एक क्वाड्रपल न्यूक्लियाई जिसकी वजह से आपका जो स्पेक्ट्रा है वो ब्रॉड आता है। अब जो मॉलिक्यूलर स्पेसिफिसिटी है या एब्सोल्यूट क्वांटिफिकेशन है, इसका मतलब कि एनएमआर में आपने पहले भी देखा था कि आप जो एनएमआर जो इनएंशियोमर की क्वांटिटी है, क्वांटिफिकेशन है, ये आप इसके थ्रू कर सकते हैं, एनएमआर के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे NH का पीक आया है, ये थोड़ा सा ब्रॉड है इन कंपैरिजन टू तो बाकी दो पीक दिया है। यहाँ पे NH नहीं है, यहाँ पे OH है। तो OH की पीक जो हाइड्रोजन है, देखिए उसकी पीक थोड़ी सी बड़ी आ रही है। जो ग्रीन प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि ये CH2 है, ऑक्सीजन से डायरेक्टली लगा है, तो इसकी जो वैल्यू होगी आपकी, ये ऑलमोस्ट 3.7 के लगभग आ रही है। जबकि जो CH3 प्रोटॉन्स हैं, ये CH3 प्रोटॉन्स आपके शील्डेड रीजन में है और इनकी वैल्यू लगभग 1.3 पे आती है एज यूजुअल। ये जो 1.3 पे प्रोटॉन्स हैं और 3.7 पे प्रोटॉन्स हैं, इनकी जो कपलिंग कांस्टेंट होगी वो सेम होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को ट्रिपलेट और क्वाड्रेट में तोड़ रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि जो CH3 प्रोटॉन है, जो ब्लू वाला प्रोटॉन है, वो हरे वाले प्रोटॉन को ट्रिपलेट में तोड़ेगा, और जो हरा वाला प्रोटॉन है वो ब्लू वाले प्रोटॉन को ट्रिपलेट में सॉरी, जो हरा वाला प्रोटॉन है वो ब्लू वाले प्रोटॉन को ट्रिपलेट में तोड़ेगा, और जो ब्लू वाला प्रोटॉन है वो हरे वाले प्रोटॉन को क्वाड्रेट में तोड़ेगा एज N+1 रूल। और इनकी जो बीच की जो स्प्लिटिंग में जो डिस्टेंस दिख रही है आपकी, ट्रिपलेट में 2 डिस्टेंस और आपकी जो क्वाड्रेट आया है उसमें जो 3 डिस्टेंस है, उसकी वैल्यू अगर स्पेक्ट्रोमीटर से आप मल्टीप्लाई कर दो तो वो J वैल्यू आती है, और वो जो J वैल्यू होती है वो दोनों के लिए सेम होगी, क्योंकि वो एक दूसरे को तोड़ रहे हैं। ये हम क्वेश्चंस जैसे कल किया था, हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मंडे को। मंडे के को मैं आप थोड़ा सा और क्वेश्चंस आपके साथ लेकर के आऊंगी। कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस रहेंगे और कुछ नॉन कॉम्पिटिटिव भी रहेंगे जो जनरल प्रैक्टिस के लिए हैं। उसमें भी आप देखेंगे कि जो J वैल्यूज हैं वो बहुत ज्यादा रोल इम्पोर्टेंट प्ले करती हैं। जहाँ पे हमको समझ नहीं आता है कि ये किस वजह से कौन सा प्रोटॉन है, वहां पे हम J वैल्यू देख करके ये बता सकते हैं, क्योंकि एक प्रोटॉन की स्प्लिटिंग दूसरे प्रोटॉन पे तभी होगी जब वो एडजेसेंट होंगे और उनकी J की वैल्यू सेम होती है, अगर वो स्प्लिट कर रहे हैं, एक दूसरे को तोड़ रहे हैं तो। इसके बाद जो हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन है इथेनॉल का, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अगर इथेनॉल प्योर है और इम्प्योर है तो इसके स्पेक्ट्रा में क्या अंतर आ सकता है। आपको 2 स्पेक्ट्रा दिखाया गया है इस स्लाइड में, 2 स्पेक्ट्रा है, ऊपर भी इथेनॉल है, नीचे भी इथेनॉल है। लेकिन इस स्पेक्ट्रा को देखिए, जो नीचे वाला इथेनॉल है ये तो आप थ्योरेटिकली देख के बता सकते हो कि हाँ ये इथेनॉल है, लेकिन ऊपर वाला जो स्पेक्ट्रा दिया है ये आप देख करके नहीं बता सकते हो कि ये इथेनॉल का। ये बात सबको समझ में आ रही है जो मैं बोल रही हूँ? यस मैम। ठीक है। यस मैम। ये चीज मैंने क्लास में भी डिस्कस की थी, और जहां तक मुझे याद आ रहा है मैंने इसको क्लास में लिखवाया भी था कि इथेनॉल जो होता है इसकी जो पीक आती है वो इम्प्योर और प्योर के लिए क्यों अलग आती है। किसी थर्ड ईयर के बच्चे को याद है ये मैंने लिखवाया भी था। अगर मुझे याद है तो मैं PS कलसी से मैंने ये दोनों ही लिखवाया था। यस मैम। हाँ, तो याद है, बट थोड़ा सा अक्षर बताइए इसके बारे में। जो मैं यहाँ पे तो बहुत ही छोटे उसमें लिखा है ना, केवल एक एक लाइन में मैंने लिख दिया है, लेकिन मैंने जो लिखवाया है वो काफी, अभी मेरे पास PS कलसी की बुक नहीं है, उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है जो आपको लिखवाया के था मैंने। तो वो मैं एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन अगर आपके पास है, आप करना चाहें तो आप करें अक्षर। अक्षत आप ऑडिबल नहीं हो। शिवानी, शिवानी आप
बताना चाहोगे? नहीं है ओके मैम, याद नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। बस थोड़ा ये याद है कि वो H+ एसिडिक होता है, जिसके कारण स्प्लिटिंग में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, और ये बेसिक के कारण भी स्प्लिटिंग थोड़ा डिफरेंट करता है, लोन पेयर और वो कुछ कुछ मैम अच्छे से याद नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। मैम उसमें इम्प्योर इथेनॉल में कपलिंग नहीं होता है हाइड्रोक्साइल प्रोटॉन के साथ, तो मिथाइलिन प्रोटॉन के साथ, सॉरी मैम। तो ड्यू टू फास्टर प्रोटॉन एक्सचेंज उसका रेट जो है NMR सिग्नल से टाइम स्केल से ज्यादा हो जाता है, इसीलिए उसका टूट जाता है दूसरे रूल से। उसमें मैम आप बताई थी Na+1 ब्रैकेट Nb+1 के रूल से टूटता है, जिसमें दो कपलिंग कांस्टेंट आ जाता है JAB और JBC, यानी एक आता है 7 हर्ट्ज का, एक आता है 5 हर्ट्ज का, ऐसे करके मैम कुछ बताई थी। हाँ, तो मतलब कि ये जो ठीक है अक्षत, सही है। और रूपम, आपने भी हाथ उठाया, आप बताओ। मैम इम्प्योरिटी के कारण प्रोटॉन एक्सचेंज होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लगा होता है, उसके कारण वो एक्सचेंज होगा तो वो तो क्या अंतर आएगा अगर एक्सचेंज तो हो रहा है? उसके कारण स्प्लिटिंग नहीं हो पाता है, मतलब स्प्लिटिंग वो नहीं? अपनी बगल वाले को स्प्लिट नहीं करेगा, नहीं तो एक ही सिग्नल। तो प्योर और इम्प्योर में क्या अंतर हुआ? प्योर में इम्प्योरिटी नहीं होता है और इम्प्योर में इम्प्योरिटी होता है, जिसके कारण एक ही सिग्नल आता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लगा होता है। ओके, ठीक है, रुको। देखिए, तो यहाँ पे जो आप लोग बात कह रहे हो वो सही है, ठीक है। तो यहाँ पे अंतर क्या है? जैसे अभी अभी अक्षत ने एक चीज कही कि एक 5 आ रहा है और एक 7 आ रहा है ना? दो कपलिंग कांस्टेंट आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर देखिए, तो ये HO है, ये HO सिंगल आ रहा है, सिंगल आ रहा है, जैसे आप लोगों ने बताया कि ये एक्सचेंजेबल है। प्योर है तो क्या है? एक्सचेंजेबल है। उस एक्सचेंजेबल एसिडिक कंडीशन की वजह से या जो भी प्योरिटी की वजह से जो सॉल्वेंट से एक्सचेंज। हाँ बोलिए, ये किसी का नाम क्यूकॉम BTD से है। आप लोग नाम से सेव कर लीजिए बेटा, ताकि समझ में आए। आपकी कोई क्वेरी है? आपने रेज किया है हैंड? आई थिंक मिस्टेक से हो गया है। मैं बता रही थी कि जो प्योर कंपाउंड होता है इथेनॉल का, उसमें अगर कोई भी थोड़ी बहुत भी स्मॉल इम्प्योरिटीज दे दिया जाए एसिड बेस का, तो वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगी, कोई भी स्प्लिटिंग शो नहीं करेगी। जो बहुत ज्यादा प्योर होते हैं सैंपल्स इथेनॉल के, उसमें स्प्लिटिंग होती है। जो आपका नीचे स्पेक्ट्रा दिया हुआ है वो बिना स्प्लिटिंग के है, ठीक है। जबकि जो अल्ट्रा प्योर सैंपल्स है इथेनॉल का, वो ऊपर है, जिसमें कि आपकी स्प्लिटिंग दी है, जो कि CH2 प्रोटॉन की वजह से टूट करके, और वो क्या हो गया है? ट्रिपलेट हो गया है। CH2 अगर तोड़ेगा तो वो ट्रिपलेट में तोड़ेगा, ठीक है, प्रोटॉन को। दूसरी चीज कि जो CH2 प्रोटॉन है, अगर वो H को तोड़ रहे हैं तो डेफिनेटली जो H प्रोटॉन है वो भी CH2 को तोड़ेगा। तो जो या अभी अक्षय थोड़ा सा बता रहे थे, उसमें मैंने क्या बताया था, आप लोग आराम से मैं जो समझा रही हूँ, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप PS कलसी भी देख सकते हो। ऐसे कंपाउंड जिसमें कि स्प्लिटिंग दोनों तरफ से हो रही है, उसमें N+1 रूल नहीं लगता है। उसमें N+1 इंटू N+, जैसे N+ एक तरफ है, दूसरी तरफ जो भी मान लीजिए M+1 है तो वो लगता है। तो इसका मतलब कि जो यहाँ पे स्प्लिटिंग होगी वो प्रोटॉन की वजह से भी होगी और CH3 की वजह से भी होगी। तो जो प्योर इथेनॉल है, जो CH2 की स्प्लिटिंग देगा, वो OH और CH3 के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से देगा, जिसकी वजह से जो J की वैल्यू आएगी उसमें
से दो आएगी, मतलब एक CH3 की J की कपलिंग आपकी मैच करेगी और एक H की कपलिंग कांस्टेंट मैच करेगा। मतलब जो CH2 स्प्लिट हुआ वो आपका खाली क्वाड्रेट में ना करके और या खाली डबलेट में ना करके क्वाड्रेट और डबलेट का मिक्सचर टाइप का होगा, लगभग मल्टीप्लेट होगा। और ये इसलिए होगा, इसका जो प्रूफ है ये आप कपलिंग कांस्टेंट से देखते हो कि जो कपलिंग कांस्टेंट है, जैसे कि दो वैल्यू बताई, एक 7 आएगी और एक 5 आएगी, 5 हर्ट्ज आएगी, वो डिपेंड करता है कि आपने स्पेक्ट्रोमीटर क्या लिया हुआ है। यहाँ पे अगर 5 और 7 की बात हम करें तो ये जो CH3 है इसकी वजह से जो कपलिंग कांस्टेंट होगा वो यहाँ वाले का होगा, और ये जो ट्रिपलेट आपका दिख रहा है OH का, इसकी वजह से, इस OH प्रोटॉन की वजह से जो CH2 की स्प्लिटिंग होगी उसकी वजह से ये आपको डबलेट सा दिख रहा है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी वो, या आप लोग जिसको कपलिंग कांस्टेंट जानते हैं, वो कपलिंग कांस्टेंट दो वैल्यू देगा, जबकि यहाँ पे जो नीचे वाला स्पेक्ट्रा है इसमें कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू सिर्फ एक आएगी जो कि CH2 है। और ये जो CH2 है वो किसकी वजह से केवल स्प्लिट करेगा, CH3 की वजह से स्प्लिट करेगा। यहाँ पे इम्प्योर है, OH की वजह से कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी, और वो इस आपका जो प्रोटॉन का है ये भी CH2 की वजह से कोई भी स्प्लिटिंग नहीं होगी, और ये सिंगल पीक देगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो 2J कपलिंग की वैल्यू का मतलब यही है कि जो टूट रहा है वो स्प्लिटिंग जो हो रही है CH2 प्रोटॉन्स की वो दोनों की तरफ से हो रही है। अब जो NH प्रोटॉन है वो मॉडरेट रेट ऑफ एक्सचेंज करते हैं, इसलिए जो उनकी पीक आती है वो ब्रॉड आती है। ठीक है, हाँ, सुमित ने चैट में लिखा है N+1 M+1, हाँ यही वाला लगेगा, इसी की बात कर रही हूँ कि आपका जहाँ पे दोनों तरफ से स्प्लिटिंग होता है वहां पे ये वैल्यू लगती है। NH प्रोटॉन जो है ये मॉडरेट रेट ऑफ एक्सचेंज इनका होता है, और जो पीक होती है वो ब्रॉड होती है। ये पीक इतनी ब्रॉड होती है और बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से इनको ऑब्जर्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। यहाँ पे देखिए, जो 5 के पास में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि मैं आपको कुछ ओरिजिनल स्पेक्ट्रा दिखाऊंगी अपने मॉलिक्यूल्स का, क्योंकि मैंने पेप्टाइड्स पे काम किया है और 10 पेप्टाइड्स तक जोड़े हैं। तो हम लोग के जो पेप्टाइड बना कि नहीं बना, उसमें रेसिमाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारा हम लोग NMR ही हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिससे कि हम क्लियर कर पाते हैं कि हमारा मॉलिक्यूल प्योर है कि नहीं प्योर है, डायस्टीरियोमर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। क्योंकि आपको बताया था कि जो डायस्टीरियोमर होते हैं उसमें दो पीक आती है, जो डायस्टीरियोमर NMR में विजिबल होते हैं, और साथ में अगर पेप्टाइड है तो पेप्टाइड का जो हम NMR देखते हैं वो हम NH की पीक से ही बताते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ढेर सारे R ग्रुप होते हैं। जैसे आपको पता है कि जनरल स्ट्रक्चर जो होता है वो COOH और NH2 दोनों साइड में होता है, जबकि R ग्रुप बहुत से वैरी कर सकते हैं। आपके R ग्रुप में हो सकता है केवल ग्लाइसिन नहीं है, अगर उसके अलावा कोई है तो बहुत ढेर सारे आपके ग्रुप्स हो सकते हैं, अल्काइल चेन हो सकती है या कोई भी ग्रुप हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा अमाइनो एसिड लिया है। इस वजह से जो NH की पीक है, जो पेप्टाइड बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए CONH ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है, इसका जो N का H होता है यही आपको बताता है कि आपका अगर डाइपेप्टाइड बना है तो कितने NH उसमें इन्वॉल्व है। तो ये जो पीक आती है NH की वो मॉडरेट रेट ऑफ इसका एक्सचेंज होता है, और जो ये पीक इसीलिए ब्रॉड आती है आपकी। जबकि OH और NH पीक को अगर हमें क्लेरिफाई करना है, बताना है कि हाँ ये है, तो कंसंट्रेशन का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, और सॉल्वेंट का। ठीक है, सॉल्वेंट हम ऐसा चूज करेंगे जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिनिमम से मिनिमम हो, और कॉन्सेंट्रेशन उसका ऑप्टिमम रखेंगे ताकि ना एग्रीगेशन हो और ना ही जो डाइल्यूट सॉल्यूशन की वजह से आपकी पीक सप्रेस हो। दूसरी चीज कि पर्टिकुलर पीक जो आ रही है OH की या NH की, वो D2O के वजह से आपका सैंपल में
आप कितना ज्यादा, यही चीज आप जब सॉल्वेंट लेते हो, आपको बताया था कि जो सॉल्वेंट लिया जाता है एनएमआर के लिए वो ड्यूट्रेटेड होता है। ड्यूट्रेटेड होता है क्योंकि ताकि उस सॉल्वेंट का जो प्रोटॉन मॉलिक्यूल है वो आपके, जब आप एनालाइज कर रहे हो सैंपल को, तो वो उसमें हिंडर ना करे, क्योंकि प्रोटॉन तो खुद ही है आपके मॉलिक्यूल में जिसको आप एनालाइज कर रहे हो, अगर सॉल्वेंट में भी होगा तो वो प्रॉब्लम करेगा। तो ड्यूटेरियम एक्सचेंज होता है आपका OH और NH प्रोटॉन में, ये आपको पता है, सॉल्वेंट एक्सचेंज आप देख रहे हो। दूसरा जो NMR स्पेक्ट्रम है पीक का, किसी किसी में वो एक्सचेंज हो पाएगी और लेस इंटेंस की रहेगी, वो डिपेंड करता है प्योरिटी पे आपके कंपाउंड की। कार्बन 13 NMR मैं यहाँ पे नहीं शुरू कर रही हूँ, मैं आपका ट्यूसडे से कार्बन 13 NMR करूंगी। उसके पहले आज मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा और शेयर करूंगी कि जो इंडिविजुअल कंपाउंड्स हैं पाविया के थ्रू कि क्या है। ये इथाइल ग्रुप के बारे में मैंने आप लोगों को पहले से ही बता, ये आप लोग से स्क्रीन शेयर हो रही है पाविया की? यस Yes, मैम। यस मैम। ओके, तो ये जो इथाइल ग्रुप की स्प्लिटिंग थी ये आप लोगों को बता दी थी, इसकी जे कपलिंग बता दी थी, ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा आई थिंक अब। और नहीं भी आ रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा से जब आप और पढ़ोगे और इसके क्वेश्चंस लगाओगे तो डाउट और क्लियर हो जाएगा आपको। तो आज हम लोग इंडिविजुअल कंपाउंड्स का देखते हैं कि इंडिविजुअल कंपाउंड्स में कैसे कैसे पीक आती है और कपलिंग कांस्टेंट का उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है। ये CH2 CH3 का आपको बता दिया था, तो आई थिंक कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर होगी तो आप बाद में इसको पूछिएगा। ये जो 5 और 7 कपलिंग कांस्टेंट ये वही बता रहा है कि स्प्लिटिंग कैसे होती है, ये सब वही बताता है। लो मैग्नेटिक, लो और हाई फील्ड स्ट्रेंथ की वजह से NMR स्पेक्ट्रा में क्या अंतर आता है ये भी आपको बता चुकी हूँ कि डिस्पर्शन बढ़ जाता है ना। जैसे ये क्या है, देखिए ये लो और हाई स्पेक्ट्रम है, ऊपर वाला 60 मेगाहर्ट्ज पे है और नीचे वाला 300 मेगाहर्ट्ज पे है, तो डिस्पर्शन बढ़ जाता है, रिजोल्यूशन में आपका अंतर नहीं आएगा। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं इंडिविजुअल कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे एल्केन है, एल्केन में आपका क्या ग्रुप हो सकता है, RCH3, RCH2R या R3CH। तो ये जो RCH3 है ये मिथाइल ग्रुप जो है, इसको, इसकी जो पीक आती है वो बहुत ज्यादा लंबी आती है, ठीक है। CH3 3 प्रोटॉन्स की वजह से है, कभी कभी टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप होते हैं वो 1.4 पे भी आता है। तो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप अगर आपका आ रहा है तो जैसे इसमें दिया है 1.4 से 1.7 पे बहुत ज्यादा लंबी पीक आएगी। और आपको पता है कि जो आप इंटीग्रल करते हैं, जो लेंथ ऑफ द पीक होती है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन को बताती है। तो अगर RCH3 है तो मिथाइल ग्रुप काफी बड़ा होता है, वो डबलेट की तरह आएगा या फिर ट्रिपलेट आ सकता है जब आपके CH एब्जॉर्प्शन उसकी ओवरलैप करेगी तब। उसके बाद आपका RCH2R है जिसकी पीक आपकी 1.2 से 1.4 ppm तक आती है। इसका भी, ये भी लॉन्ग चेन अगर इसमें है मिथाइलिन ग्रुप तो एब्जॉर्प्शन आपके ओवरलैप्ड हो सकते हैं और ये अनरिजॉल्व होता है। ऐसा आपको उसमें देखने को मिल सकता है जैसे आपके क्राउन ईथर होते हैं, क्राउन ईथर या फिर लॉन्ग चेन ऑफ CH2 है, पेंटेन है, हेक्सेन है, इन सब का उसमें ओवरलैप्ड होती हैं, तो आप उतने ज्यादा ठीक ढंग से क्लियर नहीं कर पाते हो कि इसमें H कौन सा H है। मतलब कि एक अगर नॉर्मल सिमेट्रिकल है, पेंटेन है, तो इसमें तो आप नहीं कर पाओगे कि कौन सा पर्टिकुलर है, इसमें मर्जी आएगी, बहुत ज्यादा पास पास वैल्यू आती है इसकी। और जो कपलिंग बिहेवियर है इसका हाइड्रोकार्बन चेन्स का, वो नॉर्मल N+1 रूल से आपकी स्प्लिटिंग होगी, और जो J वैल्यू होगी जैसे मैंने बताया नॉर्मल इथेन लेते हैं तो CH2 CH3 की वजह से टूट रहा है और CH3 CH2 की वजह से टूट रहा है, तो जो J की वैल्यू होगी वो दोनों में सेम होगी।
और इसकी जो वैल्यू आती है कपलिंग कांस्टेंट की, इसमें J3 होती है। J3 मतलब कि 3 बॉन्ड, एक कार्बन और फिर इधर, तो ये आपका J3 कपलिंग है। और इसकी वैल्यू जो आती है कपलिंग कांस्टेंट की वो 7 to 8 हर्ट्ज आती है। इसके बाद इसमें आपका ये भी दिखाया है ऑक्टेन का। ऑक्टेन में CH2 की अलग अलग पीक नहीं आई है आपकी, सारी की सारी पीक मर्ज हो गई है। ये सिंगलेट तो आता, और CH3 की दोनों की एक पीक आई है जो 3 पे है। देखिए ये एकदम शार्प नहीं है, नीचे से थोड़ा सा ब्रॉड है, तो ये आपके ऑक्टेन की या नॉर्मल जो हाइड्रोकार्बन की पीक है वो ऐसी आती है। ये जितनी भी पीक्स आपकी आएंगी वो सारी की सारी 0 से 2 के बीच में ही आती है। जो पैराफिन ऑयल जो आप यूज करते हो या सिलिकॉन ऑयल आप यूज करते हो लैबोरेटरीज में, ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन से ही बने हैं। इसलिए अगर कंपाउंड में आप क्या करते हो कि बहुत ऑयल बाथ लेते हो, ऑयल बाथ में कुछ आप रिएक्शन मिक्सचर लगा रहे हो या कुछ कर रहे हो, बाय चांस ड्यूरिंग वर्कअप या एनी हाउ अगर पैराफिन ऑयल गिर जाता है या आपका कोई इम्प्योरिटी थोड़ी बहुत भी आ जाती है, तो उसमें आपका इस रीजन पे बहुत क्लमजीनेस आ जाता है। तो जो ये बताता है कि इसमें आपका हाइड्रोकार्बन की इम्प्योरिटी है। इसके बाद एल्कीन्स जो है, एल्कीन्स में आपका जो पीक आती है वो डिपेंड करता है आपका कि विनाइल है कि एलाइल है। अगर वो विनाइल है तो विनाइलिक प्रोटॉन्स आपके 0.5 से 6.5 तक आते हैं। और आपने जैसे देखा था कि जो विनाइलिक प्रोटॉन्स है ये डिपेंड करता है कि वो ट्रांस पे है कि सिस है, ठीक है। मतलब वो जेमिनल है, और अगर जेमिनल है तो उसमें सिस और ट्रांस की बात हम कर रहे हैं, और अगर आपका विसिनल है या एलाइल ग्रुप है तो उसमें जे की वैल्यू अलग आती है। ये जो 3 बॉन्ड की कपलिंग है, ये कपलिंग बिहेवियर में देखिए दिखाया है। अगर आपका एक जेमिनल पे ही एक ही पे है या विसिनल पे है, विसिनल मतलब 2 अलग अलग कार्बन पे है और जेमिनल मतलब एक ही पे है, तो जेमिनल वाला क्या होता है, एक ही पे 2 बॉन्ड के बीच में है ये कपलिंग, इसलिए इसको 2J कपलिंग कहते हैं, ठीक है, जो 2 बॉन्ड के बीच में। जो आपका विसिनल है वो एक कार्बन फिर डबल बॉन्ड फिर एक कार्बन प्रोटॉन आया, तो ये आपका 3 बॉन्ड का इंटरेक्शन है, इसलिए इसको 3J कपलिंग कहते हैं। ये 3J कपलिंग ट्रांस भी हो सकती है और ये 3J कपलिंग सिस भी हो सकती है। उनकी वैल्यू आप पहले ही देख चुके हो कि ट्रांस की वैल्यू 11 to 18 होती है, जबकि सिस की वैल्यू आपकी 6 to 15 हो सकती है। जनरली यहाँ पे रेंज थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया हुआ है, तो जो आपकी वैल्यू आएगी, जो आप क्वेश्चंस करोगे उस क्वेश्चंस में आप आराम से देखना कि जे की वैल्यू क्या दी हुई है। इसके बाद आपका जो एलाइलिक प्रोटॉन होता है, उस एलाइलिक प्रोटॉन की, क्योंकि वो 4J कपलिंग है, 4 बॉन्ड की कपलिंग है, उसकी वैल्यू आपकी 0 से 3 हर्ट्ज तक आती है। आपको ये बताया गया है पहले भी कि 4 बॉन्ड से ज्यादा की कपलिंग आपको ऑब्जर्वेबल नहीं होती है और आप नहीं देखते हो, नहीं पढ़ते हो। ये था आपका एल्कीन जिसकी वैल्यू आपकी एलाइलिक के केस में 1.6 से 2.6 के बीच आ रही थी, और आपका विनाइलिक वाले की जो केमिकल शिफ्ट है वो 4.5 से 6.5 ppm तक आ रही थी। ये आपका एक स्पेक्ट्रा दिया हुआ है। नॉर्मल पेंटीन है जो कि 2 पे सब्स्टिट्यूटेड है मिथाइल ग्रुप से। इसमें देखिए ये जो 2 पे आ रही है ये सारे का सारा आपका 5 तक पे है, 5 ppm की आपको स्प्रेड कर दिया। तो इसमें 5 तरीके के प्रोटॉन है, ABCDE। इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है जो AB है और C है, तो आपने उधर देखा था कि जो मिथाइल प्रोटॉन्स हैं वो मिथाइल प्रोटॉन्स आपके एकदम सबसे लेफ्ट आते हैं, सॉरी सबसे राइट आते हैं। तो जब सबसे राइट आएगा तो इसकी शील्डिंग क्योंकि सबसे ज्यादा है तो वो आपका आ रहा है 1 के लगभग या 0.9 के लगभग।
उसके बाद आपका बी है, बी आएगा क्योंकि वो CH3 से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो बी की वैल्यू जो उसके बाद आ रही है आपकी, जो कि 1.5 के लगभग आती है। उसके बाद आपका डी आ रहा है। अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि डी और ई में पहले कौन आएगा कौन बाद में आएगा, तो इसमें आपको कंफ्यूजन की बात नहीं है, क्योंकि ई प्रोटॉन्स जो 2 प्रोटॉन्स हैं ये आपके जर्मिनल प्रोटॉन्स हैं, और अभी अभी आपने देखा कि जर्मिनल प्रोटॉन्स की जो केमिकल शिफ्ट होती है वो 4 से 5 के बीच में होती है, इसलिए जो ई होगा उसकी जो केमिकल शिफ्ट होगी वो 4 से 5 के बीच में होगी, 4.5 से 5 के बीच में होगी। अब हम बात करते हैं एरोमेटिक प्रोटॉन से। हम लोग बीच में ये प्रोटॉन्स की बात किए हैं और हम लोग को पता है कि रिंग करंट की वजह से इसमें 2 तरीके के प्रोटॉन्स हो जाते हैं। कल भी हम लोग ने बात की थी 18 एनिलिन की क्वेश्चंस के थ्रू, कि जो 18 एनिलिन्स होते हैं उसमें भी जो एरोमेटिक होता है वो, और उसमें भी जो केमिकल शिफ्ट होती है वो 2 तरीके की होती है। इनर प्रोटॉन्स की शील्डेड रीजन में होती शील्डेड रीजन में होती है, और जो आपके बाहरी प्रोटॉन्स होते हैं उनकी डी शील्डेड रीजन में होती है। जो डी शील्डेड प्रोटॉन्स हैं इनके केस में एरोमेटिक जो बेंजीन रिंग है उसके में 6.5 से 8 के बीच में आता है, जबकि जो 18 एनिलिन है उनके केस में 9.7 9.5 के केस में आते हैं। उसके बाद जो शील्डेड प्रोटॉन्स अंदर वाले प्रोटॉन्स है उनकी वैल्यू 2.3 से 2.7 ppm तक आती है। जो CH प्रोटॉन यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे कोई आपके इंटरनल प्रोटॉन्स नहीं है बेंजीन के केस में, लेकिन जो इंटरनल प्रोटॉन्स एनिलिन के केस में है, क्योंकि वो भी एरोमेटिक है, और अंदर के प्रोटॉन्स आपको शील्डेड होते हैं क्योंकि वो जो मैग्नेटिक फील्ड आप लगा रहे हैं आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो वो उसको अपोज करती है और मैग्नेटिक फील्ड आपको ज्यादा देनी पड़ती है उस पर्टिकुलर प्रोटॉन को फ्लिप कराने के लिए, इसलिए जो वैल्यू है वो आपकी अप फील्ड हो जाती है और शील्डेड रीजन में आती है।